क्लास 12th का हम लोग हिंदी का बुक पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर चैप्टर है हमारा जूठन, जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, है ना। तो आइए सबसे पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में जीवन परिचय को हम जानते हैं। देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म जो है 30 जून 1950 को हुआ था और जन्म स्थान इनका था बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में था। ठीक है। माता का इनका नाम था मकुंदी देवी और पिता का नाम था छोटन लाल। ठीक है। इनका शिक्षा जो है अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरे, बिना टाट चटाई वाले स्कूल से। कहने का मतलब बच्चों होता है अक्षर ज्ञान का मतलब क्या होता है? शुरुआती शिक्षा। मतलब अक्षर हम लोग पहले मान लीजिए क ख ग सीखते हैं, है ना, उसके बाद ही कुछ चीज़ को हम अक्षर को हम लोग लिख पाते हैं, चाहे पढ़ पाते हैं। तो अक्षर ज्ञान इनका जब हुआ था तो प्रारंभ के जो मास्टर सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरे, मतलब बिना कमरा में हुआ था समझिए, और बिना टाट चटाई वाले स्कूल से। स्कूल किस चीज़ का था? चटाई का था। ठीक है, मतलब घेरा हुआ था चटाई से। इसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला हुआ। बेसिक प्राइमरी मतलब क्या होता है? पचमा। 1 से जो 5 तक जो विद्यालय होता है, 1 से 5 तक, उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी बोलेंगे। ठीक है। प्राइमरी हमारा इंग्लिश वर्ड होता है जिसका हिंदी में उसका अर्थ होता है प्राथमिक। तभी तो लिखा रहता है प्राथमिक विद्यालय। पहला से लेकर 5वां तक जो भी विद्यालय होगा उस पर लिखा होगा प्राथमिक विद्यालय। रामनगर लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिएगा डेरा चौक में आप लोग, प्राथमिक विद्यालय। तो बेसिक प्राइमरी स्कूल में इनका दाखिला हुआ और 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज, 11वीं की परीक्षा बरला, है ना, इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण हुए, लेकिन 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल कर गए। यानी कि 11वीं में पास हो गए और 12वीं में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। फलस्वरूप इसके बाद क्या हुआ? बरला कॉलेज छोड़कर DAV इंटर कॉलेज देहरादून में क्या किया? इन्होंने दाखिला करवा लिया, एडमिशन करवाया। कई वर्षों तक पढ़ाई बाधित रहा। 1992 में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाला श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में इन्होंने क्या किया? MA किया, यानी कि 1992 में। ठीक है। 12वीं कक्षा में ही ऑडियंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी, फिर बहुत सारा इसमें दिया है, ऑडियंस फैक्ट्री चंद्रपुर महाराष्ट्र में ड्राफ्टमैन की नौकरी भी किया इन्होंने। और बाद में संपत्ति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑडियंस फैक्ट्री की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में इन्होंने क्या किया? अधिकारी के रूप में भी काम किया। इनको सम्मान मिला डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। इनको कब मिला? 1993 में। ठीक है। परिवेश सम्मान मिला 1995 में, जय श्री सम्मान मिला 1996 में, कथा क्रम सम्मान मिला 2000 में। ठीक है। इनकी कृतियाँ क्या है? जूठन। जूठन क्या है बच्चों? आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब क्या होता है? अपने बारे में कथा, अंदर का जो भी आपका कहानी है या जो भी भाव है, आत्म अपने अंदर से, आत्मकथा। जूठन क्या है? कृतियाँ इनका आत्मकथा। सलाम घुसपैठिए कहानी है। सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका अब और नहीं, ये क्या है? कविता संकलन है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना, ये सब चीज़ें। ठीक है। महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित किया इन्होंने। इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय के साथ साथ इन्होंने क्या किया? मंचन निर्देशन भी किया, यानी कि डायरेक्टर का भी काम इन्होंने किया। ठीक है। आइए बच्चों, अब हम आगे जो हमारा चैप्टर है जूठन, वह कहानी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जूठन कहानी में पहले पंक्ति में बताया गया है। देखिए, एक रोज़ हेड मास्टर कालीराम ने
अपने कमरे में बुलाकर पूछा। मतलब एक दिन हेडमास्टर जो थे कालीराम अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? पूछा, क्या नाम है बे तेरा? उधर से जवाब आया, ओम प्रकाश। मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। यानी कि हेडमास्टर जो थे कालीराम कोई बच्चा से पूछ रहे हैं कि क्या नाम है बे तेरा, तो उसने क्या बताया बच्चा? ओम प्रकाश। यानी कि लेखक कह रहा है मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे, यानी कि डर जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दशहत थी, मतलब बच्चे लोग उससे डरता था, पूरा एकदम डरते थे। चूहड़े का हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला, जी। ओम प्रकाश तो अपना नाम बताया। उसके बाद मतलब चूहड़े का हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला, जी ठीक है। वह जो सामने है ना शीशम का पेड़ खड़ा है ना। चूहड़े का मतलब हो गया जाति का नाम है, चमार हो गया, है ना, राम जाति के थे। ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले। यानी कि हेडमास्टर जी जो थे उस बच्चे को क्या ऑर्डर दिए? ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ है उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू है ना बना ले। ठीक, तो हेडमास्टर साहब कहते हैं ठीक है, वह जो सामने शीशम का जो पेड़ है उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले। पत्तों वाली झाड़ू बनाना और पूरे स्कूल को ऐसा चकमा दे जैसा शीशा। हेडमास्टर जी कहते हैं कि पूरा स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा शीशा चमकता है। तेरा तो ये खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। कौन कहते हैं? हेडमास्टर बच्चा को कहते हैं तेरा तो खानदानी काम है साफ़ सफाई करने का, जा तू लग जा काम पे। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ़ किए, तभी वे खुद चलकर आए और बोले इसके बाद मैदान भी साफ़ करना है। यानी कि पहले तो कमरा साफ़ किया बच्चा, बरामदा भी साफ़ किया, तभी खुद चल के हेडमास्टर आए और बोले क्या कि इसके बाद मैदान भी साफ़ कर दो। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, मतलब उसके उम्र के अनुसार से समझिए बहुत बड़ा था मैदान। अब हाई स्कूल का तो जानवे करते हैं बड़ा होता है। जिसे साफ़ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मतलब धूल पूरा पड़ गया था। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था, है ना, प्यारा था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। पूरा दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। यानी कि पढ़ने भी नहीं दिया जाता, झाड़ू लगाने में ही टाइम पास करवा दिया जाता था। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। तो दूसरे दिन जब स्कूल पहुंचा बच्चा ओम प्रकाश, तो जाते ही हेडमास्टर ने क्या किया, फिर से झाड़ू पर लगा दिया। पूरा दिन झाड़ू ही देता रहा बच्चा। मन में एक क्या था, उसको तसल्ली था कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा, मतलब बैठ के पढ़ूंगा। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थरथर काँपने लगा था। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, है ना, मास साहब वे बैठा है कोने में। मतलब मास्टर साहब को मास साहब कह रहा है कोई बच्चा। हेडमास्टर ने लपक मेरी गर्दन दबोच ली। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी अंगुलियों का दबाव मेरे गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा ले जाता है। इस प्रकार उसको नट्टी पकड़ लिए थे। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका। चीख कर बोला, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। भयभीत होकर, मतलब डर के मारे,
मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम के झाड़ू उठा ली। मेरी तरफ ही उसके पत्ते सूख कर झरने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ। मेरी आँखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। लड़का जो था उनके पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए, मतलब ठहर गए, सोच में पड़ गए। बाहर से ही आवाज़ देकर बोले, मुंशी जी यूँ क्या कर रहा है? वे प्यारे से मुझे मुंशी जी कहा करते थे, यानी कि जो पिताजी थे लड़का के, वो अपने बेटे को क्या कहते थे? मुंशी जी कहते थे प्यार से। ठीक है। उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा, यानी कि रोने लगा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी क्यों रोते हो? ठीक से बोल, क्या हुआ? मेरी हिचकियाँ बंध गई। हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज़ झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई, यानी कि गुस्सा आ गया, आँख लाल हो गया पिताजी का। मतलब पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीन के फेंक दिया। उनके पिताजी ने बच्चों के हाथ से झाड़ू छीन के फेंक दिया और उनके आँख में आग की गर्मी उतर गई, यानी कि आँख लाल हो गया, समझ लीजिए। हमेशा दूसरे के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से से फरफराने लगी थी, यानी कि मूछ रखते थे बड़ा बड़ा, गुस्सा से मूछ भी हिल रहा था, फरफरा रहा था। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। पिताजी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेड मास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए। कालीराम हेड मास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया। कालीराम जो हेड मास्टर था, गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज़ जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेड मास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी नहीं भूल पाया। दूसरा टॉपिक में आइए, इसी का है आगे हमारा। मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओ मतलब हिंदू मुसलमान के घर तथा घेर मर्दों का बैठक खाना तथा मवेशियों की बांधने की जगह। देखिए, मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओ का मतलब क्या होता है? घर तथा, है ना, घेर मर्दों का बैठक खाना जहाँ बैठने का जगह होता है, और मवेशियों को, जानवरों को बांधने की जगह को कहा जाता है तगाओ। याद रखिएगा इस चीज़ को, तगाओ कहा जाता है। मतलब मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं के घर तथा घेर मर्दों का बैठक खाना तथा मवेशियों की बांधने की जगह। मैं साफ काम करती थी। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसवीर और जेनेसर, यानी कि 2 भाई माँ का हाथ बटाते थे। मतलब ये भी काम करते थे, जो ओम प्रकाश जो थे, है ना। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसवीर और जेनेसर 2 भाई का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखवीर, बड़ा भाई का क्या नाम था? सुखवीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था, यानी कि बड़ा भाई सुखवीर जो था तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। जहाँ पे हिंदू मुसलमान के घर होता है, वहाँ पे मर्दों के बैठने और मवेशियों के बांधने की जगह होता था, वहाँ पे यह नौकरी करता था, मतलब मवेशी को देखभाल करता था। प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी, प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी। गाय, भैंस और बैल को मवेशी मतलब कहा जाता है, जानवर को। प्रत्येक तगा के घर में, मतलब हिंदू मुसलमान के घर में,
तगा का मतलब हिंदू मुसलमान के घर में। प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी, गाय, भैंस और बैल सामान्य बात थी। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुर्रियों पर या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। उपले का मतलब गोराहा जो ठोकते हैं उसको उपले बोला जाता है, ठीक है। देहात में गोराहा बोलते हैं ना, है ना। प्रत्येक घर से हर रोज़ 5-6 टोकरे गोबर निकालता था और सर्दी के महीने में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। गोबर उठा के क्या करता था, मतलब फेंकना पड़ता था, है ना। कष्टदायक होता था। फैन आप लोग बंद करवा दिए, अच्छा चलिए, साउंड आ रहा था, अच्छा ठीक। कष्टदायक होता था। गाय, बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था, जिनमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था। मतलब सर्दी के महीने में यह काम क्या होता था, गोबर उठाना, आप समझ सकते हैं। 5-6 टोकरी प्रतिदिन उठाना पड़ता था गोबर। और मतलब गाय, बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए किस चीज़ में बांधा जाता था, दलान में बांधा जाता था, जिनमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र इसी दलान में फैलता रहता था। 10-15 दिन बाद एक बार पाती बदली जाती थी या उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। यानी कि 10-15 दिन तक उसी तरह जो आपको घास फूस गन्ना का पत्ती रहता था वही लेखा बिछावले रहता था, वहीं पर मतलब गोबर और मूत्र जो है मवेशी जो है उसी पे करता था। मतलब 10-15 दिन पर मतलब एक बार उसको बदला जाता था, 15 दिन तक उसी तरह रहता था। उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी 10-15 दिन बाद, या बदल दी जाता था। इतने दिनों में दलानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफ देह होता था। दुर्गंध से सिर भीना जाता था, यानी कि फटा हुआ जा रहा था। इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज। यानी कि इन काम के बदले में क्या मिलता था उनको, 2 जानवर पीछे, कहने का अर्थ समझिए, है ना। 2 जानवर पीछे यानी कि 2 जानवर पर फसल के समय में कितना मिलता था, 5 सेर अनाज। 2 जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज मिलता था, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज 2 जानवर पे मिलता था, ठीक है। 10 मवेशी वाले घर में ये काम करते थे, तो 10 मवेशी वाले घर से साल भर में इनको 25 सेर यानी कि 12 से 13 किलो अनाज इनको मिलता था, ठीक है। दोपहर के समय आपको हर घर से बची हुई खुची रोटी जो खास तौर पर चूहरों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। यानी कहने के समय मतलब हो गया कि दोपहर के समय में हर घर से बची खुची रोटी, यानी कि रोटी बच जाता है, जो खास तौर पे चूहरों को देने के लिए आटे में क्या करता था लोग, भूसी मिला के बनाया जाता था, मतलब बनाया जाता था। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दिया जाता था, यानी कि जूठा भी उसको दे दिया जाता था। शादी ब्याह के मौके पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते तो चूहरे दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेके बैठे रहते थे, है ना। चूहरे जाति का नाम हो गया, बताएं इससे पहले आपको। शादी ब्याह के मौके पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते तो क्या करते थे, चूहरे जो होते थे दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेके बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पतले उन टोकरे में डाल दी जाती थी। यानी कि बाराती जो खाना खा लेता था, जूठा जो बचता था, उनके टोकरी में क्या किया जाता था, डाल दिया जाता था। मतलब दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेके चूहरे लोग बैठते थे। जो बाराती खा लेता था, जो बचता था, वही जूठा पत्तल उनके टोकरी में डाल दिया जाता था, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। मतलब एक जगह सब पतवाओं में से लेके एक जगह रखता था लोग। पूरी के बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाके बाछे खिल जाते थे, यानी कि खुश हो जाता था, टुकड़ा उकड़ा मिल जाता था, एक जगह पत्ता पर सबको इकट्ठा करके रख लेता था। जिस बाराती की
पतलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भूखर लोग आ गए हैं, सारा चट कर गए। यानी कि चूहरे लोग जो थे, जो मांगते थे, मतलब दरवाजे के बाहर खड़े रहते थे, उनको अगर मिल जाता था, अगर जिस बराती के पत्ता पर से जूठा कम मिलता था, मतलब कम छोड़ता था, क्या कहता था कि भूखर लोग आया हुआ था, सारा चट कर गया, कुछ नहीं छोड़ा है पत्ता पर, है ना। अक्सर ऐसे मौके पर बड़े बूढ़े ऐसी बारात का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात से इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहते थे, है ना। मतलब ऐसा एक उदाहरण देता था, बहुत ज़्यादा जूठा उछलाया था। मतलब पतलों से जो पुड़िया के टुकड़े एकत्र होते थे, उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। यानी कि पूरी का टुकड़ा जो पत्ता से इकट्ठा होता था, धूप में सुखा लिया जाता था, और चारपाई पर कोई कपड़ा डाल के उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पुड़िया पर कौवे, मुर्गियाँ, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते हैं। सूखा हुआ पूरी मिलेगा तो कौवा हुआ, कुत्ता हुआ, मुर्गी हुआ, ये सब खाना मतलब उस पर खा जाता था, इसलिए उसको रखवाली के लिए बैठाया जाता था। जरा सी आंख बची कि पुड़िया साफ, इसलिए डंडा लेके चरपाई के पास बैठना पड़ता था। ये सूखी पुड़िया बरसात के कठिन दिन में काम आया करती थी। उन्हें पानी में भिगोकर, है ना, उबाल लिया जाता था, और उबली हुई पुड़ियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मज़ा आता था। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बना लिया जाता था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे। कभी कभी मीठा भी मिला के उसमें खाता था। आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था, है ना। लेखक सोचता है इस बारे में। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र क्या थी? जूठन था। इतना काम करता था तभी जूठन मिलता था। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई पछतावा नहीं था लोगों को। जब मैं छोटा था, माँ के साथ जाता था, माँ पिताजी का हाथ बटाने तगाओ बताए हैं आप लोग को, हिंदू मुसलमान के यहाँ जो गाय मवेशी पोसा जाता था, तगाओ के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था, हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। आज जब सोचता हूँ तो जी, है ना, क्या दिया है, मिट गया इसमें, मिचलाने, जी मिचलाने, मितलाने लगता है, यानी कि जी मितलाने लगता है। ठीक है, बच्चा सोचता था, छोटा तो था ही, सोचता था कि ऐसा खाना हम लोग को क्यों नहीं, है ना, मिलता है। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता, मेरे कहने का मतलब लेखक कह रहा है कि पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। गांव से मेरा पता लेकर आया था, रात में रुका। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, माने स्वादिष्ट है। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। ठीक है, उसकी बात, है ना, सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफ़ी देर तक विचलित रहा। बचपन की घटनाएं, स्मृतियाँ का दरवाज़ा क्या करना, खटखटाने लगा। मतलब स्मृतियाँ का मतलब तो याद, लेखक को बचपन का बात बार बार याद आ रहा था कि कैसे होता था पहले हम लोग के साथ। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। यानी कि सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था, उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी, लेखक की माँ। शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किया। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था, कहीं कोई कमी न रह जाए। गांव भर की चरपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया था पिताजी ने। पहले क्या होता था, पहले जब बाराती आता था तो बारातियों को सोने के लिए चरपाई इकट्ठा किया जाता था, यानी कि खटिया, और उस पर बाराती लोग को सुलाया जाता था। पहले खलियान होता था,
साफ जगह रहता था दूरा के जगह, उसी में मतलब राती लोग को सुलाया जाता था। गांव भर के चरपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया था किसने? पिताजी ने। बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया, यानी लेखक के छोटी बहन का नाम रहता है माया। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, मतलब सट के बैठा हुआ था, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवाने की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेगा। मतलब बारात खा रही थी, माँ कटोरा लिए माँ टोकरा लिए दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी, लेखक की माँ। मैं और मेरी छोटी बहन, लेखक कौन था? ओम प्रकाश के बारे में है ना। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे हुए सट के, इस उम्मीद में कि भीतर से मिठाई और पकवान की महक आ रही थी। सोच रहा था दोनों बहन और भाई उसका कि वह हमें भी खाने को मिलेगा, यानी कि सेंट महक रहा था, गमक रहा था, है ना। जब सब लोग खा खा कर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर आते देखकर कहा। जब सब लोग खा कर चला गया तो मेरी माँ ने, यानी कि जो टोकरी लेकर बैठी हुई थी, सुखदेव सिंह त्यागी के दलान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी इब तो सब खाना खा के चले गए, महरो जागतो कु भी एक पत्तल पर धर कु कुछ दे दो। मतलब सोच रहा था, चौधरी जी को कहा, सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर जाते हुए देख के चौधरी जी को कहा कि सब तक खाना खा के चलिए गया, हमको भी कुछ पत्तल पर, है ना, थोड़ा कुछ दे दो। वो भी तो इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। मतलब उन लोग को भी भोज में पहले क्या होता था, ये लोग मतलब जो भी होता था, मतलब ये लोग भोज ख़त्म होने के बाद ही खाता था, मतलब बैठा हुआ अलग ही बैठे रहता है। अभी भी देखिएगा डोम लोग जो आते हैं, है ना, तो वो बैठे हुए रहते हैं, चाहे मांग के ले जाता है, उनका लेडीज परिवार का लोग आता है, अभी भी ले जाता है ना। लेकिन अब देखा जा रहा है किसी भी कास्ट का है, किसी भी जात का है ना, साथ में ही बैठ के। आगे हमारा सुखदेव सिंह ने जूठी पतलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जकातों के लिए खाना मांग रही, मतलब अपना जात के लिए। अपनी औकात में रह चूहरी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। कह रहा अपना औकात में रहो, जितना मिला है टोकरा उठाओ और चलते रहो। तीसरा स्टेप में है आपको कहानी में, तीसरा भाग में। उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था। सुनिए, लेखक जो थे उन दिनों 9वीं कक्षा में थे। घर की आर्थिक हालत क्या था उनका? कमज़ोर था। एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी, यानी कि पढ़ने की पुस्तक कम था इनके पास। दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त पर मिला खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहरों के जिम्मे ही था। यानी कि चूहरों लोग जो था उस समय क्या जानवर उठाता था। अभी भी कुछ दिन पहले 5 साल 10 साल पहले तक चमार भाई लोग जो थे वो क्या करते थे, मतलब मवेशी जब किसी का मर जाता था तो उनको बुलाया जाता था, जिसका जो है अपना, है ना, उसको क्या बोलते हैं, बोलते नहीं हैं अपना गिरस तो हम लोग को बोला जाएगा, अपना जो क्या बोलते हैं पता नहीं, ध्यान में आ रहा। तो उसको बुलाया जाता था उन लोग को, और कहता था मवेशी मर गया। वो लोग क्या करता था, चारों पैर में मतलब 2 बांस बांध के, एक पैर में 2 बांस, एक पैर में 2, और 4 गोड़ा 5 गोड़ा वो लोग आता था और उठा के उसको गर्दन पर ले जाके और उन्हें सरे में रोड के साइड में उसको बिकता था, चाहे चमड़ा उमड़ा छील के ढोल बनाने के लिए वो लोग ले जाता था, है ना। इस प्रकार होता था। अब तो ये सब ख़त्म हो गया, अब मिट्टी में ही लोग गाड़ दे रहा है। अब तो उठाने भी नहीं आता ना लोग कहने जाता है, ये सब ख़त्म हो गया। तो इसमें तो क्या कह रहा है, उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम ही किसको करना पड़ता था? चूहरों के जिम्मे ही था। जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु को भी उठाना पड़ता था। जिसके घर में काम करता था उसको उठाना पड़ता था। इसके बदले में कोई मेहनत या मजदूरी नहीं मिलता था, उसको कुछ नहीं मिलता था, है ना। एक गाय बैल या भैंस को उठाने के लिए वही चीज़ इसमें कहा है 4 से 6 लोगों को ज़रूरत होता था। जिसकी मवेशी मर जाता था
उसे जल्दी लगी रहती थी, इसलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। देर होने पे गालियाँ बकता था। उठाने वाले को इकट्ठा करने में अक्सर क्या हो जाती थी, देर हो जाती थी। मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम होता है। इसके देखिए वही चीज़ जो आपको हम बताएं वही चीज़ इसमें दिया है। इसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांध कर बांस की मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता था। इतने श्रम साध्य काम के बदले में मात्र क्या मिलता था, गाली मिलता था, गालियाँ लोग देता था, है ना। कितने क्रूर समाज में रहे हैं, क्रूर समाज में हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक क्या है, षड्यंत्र ही था। यह सब षड्यंत्र था। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी, यानी कि मरा हुआ जो पशु का खाल ये लोग उतारता था, चमड़ा छील लेता था ये लोग, है ना, उसको मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में वह बिक जाता था। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपये में बिकता था, 20 से 25 रुपया में बिकता था। आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले में 10-15 रुपये हाथ में आता था। तंगी के दिनों में 10-15 रुपये भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ते। आगे है, चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेख निकालता था। कट फट जाने पे खाल बेकार हो जाता था, यानी कि खाल थोड़ा कट गया फट गया तो बेकार हो जाता था। खाल को, है ना, मतलब चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार जो होता था खाल में बहुत मीन लेख निकालता था, लेखा जोखा निकालता था। कट फट जाने पे खाल बेकार हो जाता था और खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही खाल जो होता था खराब हो जाता था, उस पर नमक कौन देता था, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। अगर नमक लगा के चल गया मतलब उस जिस दिन खाल निकाला उसी दिन ले जाकर बेचना पड़ता था। नमक उमक लगा दिया तो दुकानदार लेने से मना कर देता था। एक रोज़ ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा। एक रोज़ ब्रह्मदेव नाम का कोई तगा था, बैल खेत से लौटते समय रास्ते में बैल क्या हुआ, गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, यानी कि मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जेनेसर उस रोज़ किसी रिश्तेदारी में गए थे, यानी लेखक के जो पिताजी थे और बड़े भाई जो थे जेनेसर उस रोज़ किसी रिश्तेदारी में गए थे। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। सबसे बड़ी भाभी का नाम था देवी, ठीक है। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। और बड़े भाई कौन थे, जेनेसर, यानी कि जेनेसर की पत्नी जो थी देवी थी, ठीक है, देवी रहती थी। जसवीर उन दिनों देहरादून में था मामा के पास। माँ परेशान हो गई, बैल की खाल उतारने किसे भेजे। बस्ती में एक दो लोग थे लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। मैं भी उस समय स्कूल में था। माँ ने थक हार कर मुझे बुला लिया स्कूल से। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपये मिलने वाले थे उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। सोचती थी 10-20 रुपये मिल जाएगा। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा सोलहर महा कामचोर थे, है ना, बस सारा दिन ढोल ताशे में लगे रहते थे। मेहनत के काम से क्या करते थे, कतराते थे इनके चाचा। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुँचने से पहले ही बैल पर, है ना, गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़े। माँ सोचती थी हमारा मतलब कहीं पहुँचने से पहले ऐसा ना हो कि जंगली जानवर या गिद्ध उसको खेत में पड़ा था बैल कि खा जाए तो फिर खाल कैसे छिलाएगा, ख़राब कर देगा। चाचा ने खाल उतारना शुरू किया, है ना, मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसे कुशलता उनमें नहीं थी, मतलब लेखा के पिताजी बहुत फास्ट काम करते थे। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए, चाचा इनका। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी, बोला धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी,
छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ काँप रहे थे। छोटा बच्चा था, पढ़ने लिखने वाला। अजीब से संकट में फंस गया। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज़ मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं की गहरे दलदल में फंसा जा रहा था, जहाँ से मैं उबरना चाह रहा था लेकिन उबर नहीं पा रहा था। हालत मुझे उसी दलदल में घसीटे रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसमें जख्म मेरे तन पर ताज़ा है। कहने का मतलब चाचा जो थे, मतलब लेखक को छुरी पकड़ा देते हैं, उसका हाथ कांपने लगता है, संकट में फंस जाता है। चाचा ने उसके क्या किया, छुरी चलाने का ढंग सिखाया। और उस रोज़ उसके भीतर कुछ ऐसा टूट रहा था मानो कि चाचा उसको ऑर्डर दिए थे कि खाल तुमको उतारना है। और सोच रहा था हम चाचा के बात मानने की खाल उतारे। बच्चा था, उतारने भी नहीं आ रहा था। सोच रहा था, दलदल में घसीटे रहे थे। और चाचा जो थे तपती दोपहरी में, मतलब दोपहर का समय था, धूप था, मैंने लेखक बता रहे हैं कि मैंने भोगा था उस चीज़ को। आज भी मेरे जख्म मेरे तन पर क्या है, ताज़ा है। उस चीज़ को याद आज भी करते हैं। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था, खून जमा जा रहा था। समझिए, एक तरह से खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को ज़मीन पर फैला दिया। उस पर लगे खून को सूखी ज़मीन ने क्या किया था, सोख लिया था। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताज़ा है। ठीक है, ये सब बात है। मतलब जैसे जैसे खाल उतारी, उसके भीतर रक्त जम रहा था और खाल उतारने में कई घंटे लग गया लेखक को। और चाचा ने खाल को ज़मीन पर क्या किया, फैला दिया। उस पर लगे खून को सूखी ज़मीन क्या किया था, मतलब सोख लिया था। ठीक है, चाचा ने खाल को चादर से बांध दिया, चादर से उसको बांध दिया। गठरी उठाकर सिर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़ उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ता जाता था। यानी कि भारी था चमड़ा, तो चाचा तेज़ी में चल रहे थे कि भतीजवा चलेगा तेज़ी में, तो ये पीछे पीछे छुरी लेके दौड़ता हुआ भागा जा रहा था। बसेरा जाने वाली पक्की सड़क से, याद रखिएगा जगह का नाम, बसेरा जाने वाली है ना पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। यानी कि बसेरा जाने वाला जो पक्का सड़क जो था, वहां से वे दोनों आदमी, चाचा और भतीजा, है ना, बस अड्डे के पास पहुंच गए। गठरी सिर से उतार कर चाचा ने ज़मीन पर रख दिया था। यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। यानी कि भतीजवा कहते हैं कि यहाँ से अब तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। उस रोज़ मैंने चाचा से बहुत कहा लेकिन वे माने नहीं। चाचा बस अड्डे की भीड़ पार करा दो। लेकर कह रहा है कि चाचा बस अड्डे की भीड़ पार करा दो। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि बस अड्डा के पास भीड़ भाड़ अधिक रहता है। मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है, मतलब स्कूल में से ले गए थे, उसकी माँ भेजी थी, तो वो बोल रहा है कि मेरे स्कूल के छुट्टी का समय है। भतीजा बोल रहा है मेरे स्कूल के सभी साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो वे स्कूल में मुझे तंग करेंगे, कहेंगे तुम चमड़ा ढो रहा था, ऐसा माल का, है ना, तंग करेंगे। स्कूल के छुट्टी का समय था तो रास्ता में भेंट हो ही जाता। मैंने गिड़गिड़ाया कर रुआसी आवाज़ में चाचा से कहा, यानी कि रोते हुए, किंतु वे नहीं पसीजे, उनको दया नहीं आया। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दी। गठरी का वजन मेरे वजन से क्या था, ज़्यादा था। आप सोच सकते हैं बच्चा के वजन से गठरी का वजन ज़्यादा था, ले जाना मुश्किल था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उन रोज़ जिस तरह से निकला, मेरा ही मन जानता है कैसे कैसे हम निकले उधर से। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था, कोई देख न ले, कोई सहपाठी न मिल जाए, यानी कि दोस्त न मिल जाए स्कूल वाला। अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बतलाऊंगा। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगे जवाब दे गई, यानी कि थक गया पूरा पैर, लग रहा था कि अब गिर गया। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए, है ना। मुझे उस हालत में देखकर माँ रो पड़ी थी। मैं
सिर से लेकर पाँव तक गंदगी से भरा हुआ था। माँ जब देखा उस बच्चे को तो माँ रो पड़ी हालत देख के। मतलब मैं सिर से पाँव तक गंदगी से भरा था, कपड़े पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे, यानी खून चू रहा था उसमें से। बड़ी भाभी ने उस रोज़ माँ से कहा था, आगे क्या है इसमें, इनसे, अच्छा मिट गया इसमें, इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। यानी कि भाभी कहती है कि इनसे ये काम नहीं करवाओ, चाहे हम भूखे ही क्यों ना रह जाएं, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। लेखक कहते हैं कि भाभी का शब्द जो है आज भी मेरे अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया, लेकिन लाखों लोग आज भी इस घिनौनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। इस प्रकार आपका जूठन जो चैप्टर था बच्चों समाप्त हो गया है ना। सभी लोग ध्यान से सुने, इसके लिए सभी को है ना धन्यवाद।